अच्छा भाई, जहां तक ताल्लुक है पास पेपर क्वेश्चन 6 IAS 28 का, तो हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि एसोसिएट अगर सरप्लस रिकॉर्ड कर भी रही है अपनी किताबों में तो लेट इट बी, सरप्लस को नजर आने दें, कोई मसला नहीं। और जहां तक ताल्लुक है सब्सिडरी का, तो इसको चाहिए था कि FETPL करती, लेकिन अगर FETOCI कर भी रही है तो IFRS 9 ने इसको मना नहीं किया हुआ। IFRS 9 ने एक बात कही हुई है इसको, IFRS 9 ने इसको कहा हुआ है कि यू आर सपोज टू के इरिवोकेबल डेजिग्नेशन है कि आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते। दैट्स वाई हमने इसको OCA में ही रखा हुआ है। तो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन वी मस्ट नोट डाउन द बेसिक इंफॉर्मेशन। तो वर्किंग 6 में या जैसे भी करेंगे पेपर में, मुझे आप यहां पर पैट बता दें, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस अदर इनकम प्लस 195 जवाब 1029। व्हाट इज दिस? पैट 1029। ये वर्किंग 6 में बेशक पेपर में निकाल दीजिएगा। सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल minus operating expenses plus other income, but it is OCI item. Please don't touch it. It is OCI item. Minus finance cost 741. Sales minus cost of sales minus operating expenses plus other income. It is also OCI item. It is also OCI item. 492. Okay. Take it to working number 5 and take it to working 5.1. अच्छा जी, P की तो ये अदर इनकम है, OCI नहीं है। ये वाला इसके लिए और ये भी OCI। P का OCI 0, S का 80। IFRS 9 वाला OCI, IAS 16 वाला OCI, OCI 120। फाइव पॉइंट 5.3। चलें, लेट्स स्टार्ट। Step 1, note down the unadjusted information, and step 2, फेस में अनएडजस्टेड फिगर्स पोस्ट कर दें, फिर 4 वर्किंग्स ओपन कर लें, फिर सवाल पढ़ना शुरू कर दें। जी, सेल
4100 भाई ब्लैक मार्कर जरा मंगवा दें 4100 प्लस 2250 जी आगे कॉस्ट ऑफ सेल्स 1125 जापा अच्छा ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं ना फाइनल अकाउंट के सवालों में डेट इज एडमिन एंड सेलिंग को इकट्ठा करके ना फाइनल अकाउंट में भी कभी कभी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहा करेगा इट डज नॉट इंक्लूड अदर एक्सपेंसेस दीज आर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस होंगे तो फिर अलग से नजर आएंगे जी ऑपरेटिंग एक्सपेंस अदर इनकम भी लिख सकते हैं पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 800 प्लस पी और एस के उठाने हैं देखना ज्यादा अरसे बाद चीजें करते हैं तो फिर इसी तरह होता है ये पहले काटनी थी हाँ मुझे पता था मैं बोलना बंद कर दिया हुआ है ओके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसके बाद अदर इनकम 414 प्लस 216 एंड प्लीज टेक इट टू अदर इनकम एज वेल 195 क्योंकि पी एंड एल के फेस पे कोई इसकी जगह नहीं है देख लें मुंह पे और कोई जगह है नहीं है तो बस ये 195 को अदर इनकम में लेके जाएं HL has designated its investment in listed securities at FVTPL so gain should be taken to other income 195 थोड़ी जगह छोड़ देता हूं आगे 9/12 3/12 इसको करते होते हैं छुरी चलाते हैं जमा 195 okay next finance cost 0 plus 50 जी पीबीटी और यही पैट अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ये भाई जरा और से देखिएगा पी की है कोई नहीं पी प्लस एस ओनली बिकॉज फिगर सारी किसकी उठा रहे हैं पी और एस की पी की अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 0 ये अदर इनकम है ये एफईटीपीएल वाली है पी प्लस एस ओनली change in fair value reserve P S P और S की इंफॉर्मेशन उठा ली शेयर ऑफ PAT of associate and share of OCI of associate. Now open up 4 workings. Working 1 here, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. याद हो कि ना याद हो? डेढ़ साल पहले
पहली वाली इन्वेस्टमेंट, पहली वाली 1.5 साल पहले पहली वाली, और साल खत्म होने से 10 माह पहले, 9 माह पहले, यकम अप्रैल लिखा है दीवानगी, ये पूरी जिंदगी नहीं गिनने आने महीने आप लोगों को। यकम मार्च, साल खत्म होने से 10 माह पहले, यकम मार्च का मतलब 28 फरवरी होता है तकरीबन, साल खत्म होने से 10 माह पहले, ये दूसरी वाली इन्वेस्टमेंट। इस पे हमारा कंट्रोल है, इस पे हमारा सिग्निफिकेंट, इसकी चीजें लाइन बाय लाइन ऐड करेंगे, इसके सिर्फ प्रॉफिट्स और ओसीआई पे नजर रखेंगे। ओके, बता दो कान में जो बताना है, बाद में मैं बता देना। चलो यार, वो जान दे, अजीब बातें। अच्छा जी, तो अब 4 वर्किंग्स आपने खोलनी है। एश प्रॉफिट, जी कितना है 741। इस पे 3/12 या 4/12 की छुरी नहीं चलानी, क्योंकि हमने इसको कितने अर्सा पहले खरीदा हुआ है, कितना 740। ये इसका रेफरेंस देंगे हम वर्किंग नंबर 6। वर्किंग 6 में ये 3 फिगर्स कैलकुलेट करेंगे आप लोग पेपर में। ओसीआई वर्किंग 6 में नहीं, ओसीआई बस वैसे ही निकाल लेते होते हैं वर्किंग। और वर्किंग 5.1 ए प्रॉफिट, साथ साथ वाले को तंग करते रहे, साथ वाले को तंग करते रहे, ये चुंडी नहीं बढ़नी। ए प्रॉफिट 492 इंटू 10/, ये 9/12 छोड़े, ये 9/12 वाले बाहर निकल के इनको पता चलता है, इंटू 30%। नहीं इंशाल्लाह पेपर में पता चलेगा जी, इंटू 123, साथ एस OCI। okay, what is SOCI? negative 80। here it is positive 80, but here it is negative। SOCI 80। AOCI AOCI 120। भाई इधर देखिएगा, इसको हमने कर दिया 10/12, यानी 12 महीने में से 10 महीने एसोसिएट के प्रॉफिट्स हमारे। अच्छा, इसको आप लोगों ने ना 10/12 करने से पहले देख लेना है कि ये जनवरी फरवरी वालों की है या मार्च से दिसंबर वालों की है। इसको जरा आप लोगों ने देखा करना है।
ये जो वर्किंग 5.3 है ना, जिसको हम AOCI कहते हैं, इसको जरा देखा करना है आप लोगों ने कि ये जनवरी फरवरी वालों की है या मार्च से दिसंबर वालों की है। अब देखते हैं 120 में पढ़ा क्या हुआ है। 120 में पढ़ा हुआ है 20 और 100। 20 के बारे में ये जरा बात, 20 के बारे में उसने लिखा हुआ है कि HL हैज इन्वेस्टमेंट लिस्टेड, पेरेंट ने FETPL पे रखा हुआ है और सब्सिडरी और एसोसिएट ने रखा हुआ है FETOCI के ऊपर, एट इनिशियल रिकॉग्निशन। इसने रखा हुआ है FETOCI पे, तो ये 20 OCI FETOCI पे है। इनिशियल रिकॉग्निशन वाज मेड ऑन यकम जून। इसका मतलब है अगर मैं 20 का 2/12 सऊदी किंग को दूं और 20 का 10/12 खुद रखूं तो दैट वुड बी अ ब्लंडर, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट्स आर मेड ऑन यकम जून। तो ये यकम जून से लेकर 31 दिसंबर वालों के, यानी सारा ही हमारा है। इसको 12 से डिवाइड करके 10 हिस्से अपने पास नहीं रखेंगे, बल्कि सारा अपने पास रखेंगे। इसको ना लगा दीजिएगा आप गलती से 10/12, क्योंकि ये जून से आगे वालों के, बल्कि मार्च में ही हम तो आगे थे, अब तो जून से आगे तो सब भी हमारा, अल्लाह का शुक्र है, तो मार्च से ही सब कुछ हमारा है। तो ये जरा एहतियात रखनी है। अच्छा, अगली बात, अब 100 के बारे में उसने स्टार डाल के लिख दी है। ये रिवैल्यूएशन परफॉर्म हुई है साल के आखिरी दिन, ये भी सारी हमारी है। कोई लैंड होगी साल के एंड पे रिवैल्यू कर ली होगी, बस जो भी वजह, ये भी सारी हमारी है। पास्ट में भी अगर कभी आप उठा के देखें तो AOCI को ना कभी भी हमें वो नहीं लगाना पड़ा 3/12 4/12। एक और सवाल मैं दिखाता हूं आपको AOCI का, जिसमें A की OCI दी हुई थी। ये A की OCI थी 6, इसे शायद हमने इधर भी डाला होगा, हाँ इधर भी डाला है। A की OCI थी 6 और हमने A को खरीदा था यकम मई 19 को, सॉरी यकम अगस्त 15 को, बहुत पहले का खरीदा हुआ है। लेकिन देखिए फिर भी ये सारा हमारा है, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट्स कब की हैं जिनकी वजह से OCI आई 15 नवंबर, और इसको हमने खरीद के कब का रखा हुआ है, तो बहुत पुराना खरीद के रखा हुआ है, ये भी सारी हमारी है। तो AOCI अक्सर वो सारी हमारी ही रखता है ताकि इस पे 3/12 4/12 करने की जरूरत ना पड़े। हाँ, अगर कोई यकम जनवरी 2021 लिखा होता फिर कुछ कह सकते हैं आप 10/12 कर लेते, लेकिन अभी ये सारा ही हमारा है क्योंकि यकम मार्च से ऑनवर्ड्स हम ही हैं। तो ये बस थोड़ा सा था आज के कॉन्सेप्ट में कि आप 120 सारा ही ले लें अपना, लेकिन ऑब्वियसली 120 सारा तो नहीं लेंगे, 120 का 30% लेंगे, तो इसलिए 120 जरूर उठाएं और एग्जामिनर को बताएं भी जरूर कि 120 आया कैसे है। 20 IFRS 9 वाला, 100 IAS 16 वाला, जरब अभी ये खुशी है 36। ओके जी, स्टेप 1, पोस्ट द अनएडजस्टेड फिगर्स। P और S का OCI भी शो करना है, P और S का OCI भी। स्टेप 2, ओपन वर्किंग 5, 5.1, 5.2, 5.3। अब एडजस्टमेंट शुरू कर दें। 1.5 साल पहले हमने सब्सिडरी को खरीदा है, डेट्स वाई सब्सिडरी के हमने कुछ 6/12 या 2/12 या 9/12 नहीं करने। जी, शेयर कैपिटल सब्सिडरी का 1500।
जी कितना 1500। 1.5 साल पुरानी आ रही, 1.5 साल पुरानी आ रही 1200। नेक्स्ट, ए का शेयर कैपिटल कहीं यूज नहीं होता, बैलेंस शीट के सवालों में भी काट देते थे, काटना आता है? ओके। ये प्री आरी कहां जानी है? यकम मार्च 21 वाली प्री आरी वर्किंग 7 में तो मांगी नहीं, वर्किंग 7 में जानी है क्लोजिंग माइनस प्री में, तो ये प्री है, वर्किंग 7 मांगी नहीं। हाँ यस नो कर दें? ओके। फॉलोइंग वाज अ कंसिडरेशन फॉर परचेज ऑफ सब्सिडरी शेयर, सब्सिडरी के शेयर्स के लिए ये कंसिडरेशन आपने पे की है। इमीडिएट पेमेंट 1700 मिलियन, ये कब की होगी? इमीडिएट पेमेंट 1700 मिलियन, इमीडिएट पेमेंट 1700 मिलियन ऑन यकम जुलाई 21। एंड एन अदर, आराम से होता है ना, एंड एन अदर पेमेंट ऑफ 843 आफ्टर 3 years, और एक और पेमेंट होनी है 843 की आफ्टर 3 years। जी भाई, वर्किंग नंबर 1.1 इन्वेस्टमेंट इन एश। जी कैश पेड कितने? 1700, और थोड़े से पैसे ले लेना जी। 1 ये 7 वाले बता दिया करें 1.12 की तरह, वरना इसने एंड तक टुकनी देते रहने। वो ये की हमेशा 12% ज्यूम करने सवाल चना देता है। डिस्काउंट रेट इज 12% पर एनम। चलो अच्छा हुआ बता दिया, हमें भी नहीं पता था। रेज़ टू पावर माइनस 600। ओके ओके। अब आप हजरात ये बता दें कि इसकी अनवाइंडिंग करनी है, ऐसा ही है? इसकी अनवाइंडिंग करनी है। पिछला साल कौन से? वर्किंग 1.2। हमारा साल कौन से? 31 दिसंबर। पिछला साल शुरू कब हुआ होगा? 1 जनवरी 20। इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। जी बोले। ये पिछले साल की जनरल एंट्री है, ऐसा ही है? इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट थले आना। कैसे कैसे वैसे निकाला कैसे? ये किस दिन हुआ होगा सारा? 1 जुलाई 20 को। कितना? 600। ओके। अच्छा, अब इसके ऊपर जो इंटरेस्ट निकालना है, यार वर्किंग ही खुलाए जा रहे हैं, पता नहीं की चाहते हैं। तो 1.3 है, 1.7 जाके ब्रेक लगनी है ना दी। 1.3 इंटरेस्ट निकालें जी। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे?
जिस तरह प्रोविजन नहीं होता था उस तरह समझ लें पेएबल है, वो जो डीकमिशनिंग में बनता था। 1 जुलाई 20। इन्वेस्टमेंट में कितना डाला है आपने? इन्वेस्टमेंट में कितना डाला है? 883 इंटू रेज टू पावर 600, ये इन्वेस्टमेंट में चला गया। अब 600 इंटू 12%, नहीं, ये इसी तरह चलेगा। हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड डिफरेंट है, ये वाली कैलकुलेशन होगी वो जो ये वाली कैलकुलेशन होगी उसके एंगल से। अगर आप ये 6 महीने बाद कंपाउंड करेंगे ना, तो एंड के ऊपर आपके कैरी डाउन मैच नहीं करने, घर जाके ट्राई कर लीजिएगा। एंड पे जाके ये 600 नहीं पहुंचेगा 843 पे, घर जाके ट्राई कीजिएगा। जाने घर तो घर जाके ट्राई कीजिएगा, 600 फिर 843 पे नहीं पहुंचेगा अगर आप 6 महीने बाद कंपाउंड करेंगे। कंपाउंड एनुअली होगा। तो अब आप हजरात मुझे बिल्कुल ये वाला शेड्यूल उस तरह बनवाएं जिस तरह के लोन का ईयर एंड चल रहा है। तो सॉर्ट ऑफ ये लोन है, इसका ईयर एंड तो हमारा होगा, बताएं इंटरेस्ट कितना बन रहा है? 72। ये हमारी क्या है? फाइनेंस कॉस्ट। इसके साथ लिखें 30 जून 21। ये 1 साल का है। इसको जब हमारे सवाल में लेके जाएंगे तो मैं 6/12 कर लूंगा जी। 672। अब 672 इंटू साल बाद कंपाउंड कराएं 80, 30 जून 22, कैरिंग अमाउंट 753। ये डीकमिशनिंग की तरह हमने कैलकुलेशन की है। $600 की एंट्री बताएं। इन्वेस्टमेंट डेबिट, वो 600 की एंट्री होगी भी। ये साल का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट डेबिट पेएबल क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट पेएबल क्रेडिट। अब क्या आपको पता है कि इस 6 महीने का इंटरेस्ट 72 है? लेवल देख रहे हैं 2 का? शुक्रिया। इस साल का, मादरत इस साल का, और इस साल का इंटरेस्ट इस साल का 81। ये इस साल के। मुझे कितने हिस्से का चाहिए? 72 इंटू 6/12, मैं P&L फॉर द ईयर बना रहा हूं, और 81 इंटू 6/12। कोई वजह थी तो इस सवाल को हमने एंड के लिए रखा हुआ था ना, तो इस सवाल के अंदर बड़ी मजे की एडजस्टमेंट है ये। तो इसलिए मेरे भाई, जो बात लीज में सीखी थी, जो बात IFRS 9 में सीखी थी, खुदा के लिए उस बात को भूल ना जाया करें। ये वाली कैलकुलेशंस हमारे ट्रांजैक्शन के ईयर एंड के एतबार से होती हैं, फिर हमारे सवाल के अंदर डेटा 6/12 करके चला जाता है, वो अलग बात है। तो इस तरह को ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब आप मुझे ये बता दें कि मैं ज्यादा एंट्रीज करने के चक्कर में नहीं पड़ा, आप मुझे ये बता दें कि इंटरेस्ट मेरे साल का कितना है? 72 इंटू 6/12 जमा 81 इंटू 77। ये हमारे साल का इंटरेस्ट है पूरा। एक 6 महीने के एंड पे भी एंट्री होगी,
यहां पर 31 दिसंबर पे ये 6 महीने का इंटरेस्ट, लेकिन मैं इसकी एंट्री नहीं कर रहा। इसकी एंट्री मैं इसलिए नहीं कर रहा कि 6 महीने का P&L मैंने बनाना नहीं है। मैंने क्या बनाना है? मैंने सेब बनाना है, मैंने बनाना है। मैंने तो इस साल का P&L बनाना है। बनाना खेल रहे हैं हम? नहीं, मैंने तो इस साल का P&L बनाना है। क्या मैंने 6 महीने का P&L बनाना है? अगर कोई बंदा मेरे से कहता है कि नहीं मुझे एंट्रियां कराएं, मैंने तो आ जाए। फिर आप 31 नहीं अभी करें मत, फिर आप 31 दिसंबर को एंट्री करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट 72 इंटू 6/12, इसके पहले 6 महीने। ये एंट्री आप करेंगे 31 दिसंबर को, लेकिन ये मैं करवा नहीं रहा। और उसके बाद इस सारे की एंट्री 77 की आप अलग करेंगे। इस 77 की क्या एंट्री करेंगे? इस 77 की क्या एंट्री करेंगे? फाइनेंस कॉस्ट 77। डन? ओके। यहां पर एक एंट्री बनती है, वो मैंने नहीं की, इस 6 महीने की। ओके, चलें जी, अब एंट्रीज जो है वो पोस्ट करते हैं। देखें जी, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, ये इन्वेस्टमेंट 1700, कैश की जरूरत नहीं। इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट, बैलेंस शीट बन नहीं रही, पेएबल की जरूरत नहीं। डन? अच्छा, इसके बाद 6 महीने के इंटरेस्ट की एंट्री सोचें जरूर। 6 महीने के इंटरेस्ट की एंट्री, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट, अगर सीआरई होती तो मैं उसमें 1.5 साल का इंटरेस्ट लेके जाता। फिर फाइनेंस कॉस्ट डेबिट इस 72 में से, ये 72 किससे कितने अरसे के? 1 साल का। 6 महीने पिछले साल के और 6 महीने हमारे साल के, तो 72 इंटू 6/12 करके एक एंट्री यहां होगी जो मैंने नहीं की, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट पेएबल। लेकिन ये वाली एंट्री इस तरह होगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। अब इस एंट्री को पोस्ट करें, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट पेएबल क्रेडिट। फाइनेंस कॉस्ट बताएं कितने से रिकॉर्ड करें? 77। दैट इज फ्रॉम वर्किंग नंबर 1.2 1.3 जो मर्जी लिख लो, 77। ओके, अच्छा भाई आप बताएं कितनी जनरल एंट्रीज बनती हैं? 4। कितनी जनरल एंट्रीज बनती हैं? 4। बिल्कुल तसल्ली से देखें, 4 जनरल एंट्रीज बनती हैं। इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट पेएबल क्रेडिट, ये मैंने की नहीं, 3 हो गई एंट्रीज। और चौथी एंट्री इंटरेस्ट डेबिट पेएबल क्रेडिट, ये 4 एंट्रीज हो गई और मैंने आपके सामने ये पोस्ट भी कर दी। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि सवाल साइलेंट था कि एंट्री हुई है या नहीं हुई। मुझे क्या एज्यूम करना चाहिए था? हो गई है, तो फिर मैंने क्यों जाके 4 डाला है? मैंने क्यों 4 डाला जाके? मैंने क्यों इन्वेस्टमेंट्स में डाला है 1700? मैंने क्यों इन्वेस्टमेंट्स में डाला है 1700 600? मैं क्यों? हाँ, इन्वेस्टमेंट एज पर क्वेश्चन दी नहीं हुई। इन्वेस्टमेंट एज पर क्वेश्चन, अगर इन्वेस्टमेंट एज पर क्वेश्चन दी नहीं हुई तो क्या वर्किंग 1 में इन्वेस्टमेंट को खाली छोड़ दें या वर्किंग 1 में ओरिजिनल वाली इन्वेस्टमेंट की फिगर लेके आए? तो मैंने ओरिजिनल एंट्रीज पोस्ट की हैं आपके सामने। और क्या किया मैंने आपके सामने ओरिजिनल एंट्रीज पोस्ट की हैं। तो ये सवाल 12 क्लास के अंदर उठाया गया है कि इन्वेस्टमेंट एज पर क्वेश्चन से मैं शुरू नहीं कर सकता। इस सवाल में आदत पड़ी हुई है इन्वेस्टमेंट एज पर क्वेश्चन से शुरू करें, लेकिन इन्वेस्टमेंट एज पर क्वेश्चन उसने दी नहीं। तो जब उसने दी नहीं तो मेरे ख्याल से ये मशवरा मेरा होता है हमेशा कि ओरिजिनल फिगर पकड़ लें, ओरिजिनल फिगर को पकड़ के वर्किंग 1.1 से रूट करा के वर्किंग 1 में ले जाएं। डन? ठीक है, अगला सवाल। चलो ठीक है यार, इन्वेस्टमेंट तो मैंने उठा ली,
कि वो मुझे सवाल के अंदर एज पर क्वेश्चन दी नहीं हुई, लेकिन मुझे फाइनेंस कॉस्ट तो सवाल में दी हुई थी ना, मुझे सवाल में फाइनेंस कॉस्ट तो दी हुई थी, तो फाइनेंस कॉस्ट एज पर क्वेश्चन अवेलेबल है, तो मैं क्यों फिर फाइनेंस कॉस्ट के बारे में बिला वजह एज्यूम कर रहा हूं कि अकाउंटेंट ने एंट्री नहीं की और मैंने इतनी महीने से 77 निकाला है, मैं क्यों एज्यूम कर रहा हूं? एडजस्टमेंट के अंदर कहीं लिखा नहीं हुआ फुल स्टॉप के आगे कि दिस एंट्री हैज नॉट बीन पास्ड बाय अकाउंटेंट। तो सवाल में तो फाइनेंस कॉस्ट गिवन है, तो जब सवाल में फाइनेंस कॉस्ट गिवन है तो फिर मैं इन्वेस्टमेंट सवाल में गिवन नहीं है, मैं उसकी ओरिजिनल एंट्री करूं, ये तो भेजे में आ रहा है, इन्वेस्टमेंट की एंट्री करूं मैं ओरिजिनल, ये तो समझ आ रहा है, लेकिन मैं इंटरेस्ट की एंट्री क्यों कर रहा हूं? क्योंकि सवाल में कहीं लिखा तो हुआ नहीं कि दिस एंट्री हैज नॉट बीन पास्ड। एक्सेलेंट, ये एक मसला है भाई सवाल में, पेरेंट की किताबों में फाइनेंस कॉस्ट जीरो गिवन है, जानबूझ के उसने जीरो दी है, बड़ा जबरदस्त एग्जामिनर था, जानबूझ के उसने जीरो दी है, यहां से पता चला है कि उसने फाइनेंस कॉस्ट भी रिकॉर्ड नहीं की हुई। बहरहाल इतनी ज्यादा उसको तंग नहीं आपको करना चाहिए, की है बहरहाल उसने तंग, ये फाइनेंस कॉस्ट की फिगर गिवन नहीं है, और अगर पेरेंट ने कोई लोन लिया होता और उस पर इंटरेस्ट वगैरह दिया होता तो फिर ये यहाँ को फिगर डालता, फिर आपको नीचे जरूर बताता, फिर ऐसे पंगा नहीं ले सकता था वो, ये जीरो बड़ी इंटेंशनली उसने लिखा है यहाँ। तो मैं बिल्कुल मान रहा हूं कि फुल स्टॉप के आगे उसने नहीं लिखा हुआ दिस एंट्री हैज नॉट बीन पास बाय अकाउंटेंट, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंस कॉस्ट की एंट्री अकाउंटेंट ने पास नहीं की, क्योंकि ये कैश में पे नहीं होनी थी, शायद इस वजह से उससे मिस हो गई हो, आई एम डैम श्योर कि उससे मिस हो गई है। पेरेंट की किताबों में सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फाइनेंस कॉस्ट नजर नहीं आ रही, इसका मतलब है, हाँ तो लिखें जी 77 के साथ ये एंट्री हम P&L में इसलिए ले गए हैं कि P की किताबों में फाइनेंस कॉस्ट जीरो नजर आ रही थी, ये एंट्री हम P&L में इसलिए ले गए हैं कि P की किताबों में फाइनेंस कॉस्ट जीरो नजर आ रही थी। सवाल गंदम जवाब चना, नहीं मैं मोबाइल पे मैसेज आया था, सवाल गंदम जवाब चना। ऐसे बोंगे बोंगे लोग हैं, आप लोगों को डराते हैं, सीए में ऐसे सवाल आते हैं, सुबह से बारिश हो रही है तो बताओ अंजुम के अब्बू की उम्र क्या है, ऐसे सवाल नहीं आते, ऐसे सवाल आते हैं, ऐसे सवाल आते हैं। अच्छा जी, अगला बुलेट माने जी, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 500 मिलियन इज पेएबल ऑन यकम मे, असल में यकम जुलाई 20 को हमने खरीदा है, तो यकम मे को पेएबल है। नहीं रखी हुई थी इतनी जगह, हमने वर्किंग 5 खोल ली हुई है उधर। अच्छा जी, हमारा साल कौन से, यकम जुलाई नहीं, पिछला यकम जुलाई 20 से, यकम जुलाई बोल देना 20 से, और पिछला अगला सा हमारा साल 30-22। An amount of rupees 500 is payable on यकम में 21 is payable on, यार ये कोई गड़बड़ किया आप लोगों ने, पहले दसना सी ना, हमारा यूनियन 31 दिसंबर है, ये 30 जून वाले निहायत ही, यानी कि इनको ना इनको बस लिटा के कारमीना खिला दो, ये वो भी खा लेंगे, ये भूख लगी हुई है, वो हाजमे की गोली होती है। 31 दिसंबर 21। अच्छा जी, यकम मई 21 को हमने एक पेमेंट करनी है, हमने खरीदा कब है वैसे, यकम जुलाई 20 को, एक पेमेंट कब करनी है, यकम मई 21 को।
सऊदी किंग को एक और पेमेंट भी करनी है। एन अमाउंट ऑफ 500 इज पेएबल ऑन यकम में, दैट इज डिपेंडेंट, फिर इस पर डिस्काउंट रेट नहीं लगाना, ये वो कॉन्टिंजेंट वाली है, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द बाद वाली परफॉर्मेंस ऑफ बीबी, पहली वाली, फुल स्टॉप। द फेयर वैल्यू ऑफ दिस, मैंने कहा था इसकी फेयर वैल्यूज दी होंगी, एट एक्विजिशन डेट वाज 290 एज वेल एज ऑन 31 दिसंबर 20। अच्छा, इस दिन देने कितने हैं, लेकिन इसकी फेयर वैल्यू सवाल में दी हुआ करेगी। व्हाट इज इट्स फेयर वैल्यू ऑन दिस डेट एंड व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑन दिस डेट। लकीली वो मैं क्या करूं, अब बराबर है। इट्स फेयर वैल्यू ऑन एक्विजिशन डेट वाज 290 एंड अगेन इट्स फेयर वैल्यू। अच्छा, ये किन फैक्टर्स को सामने रख के निकलती है, ये हमारे स्कोप में नहीं है, बस फेयर वैल्यूज दे दिया करेगा। बताएं जी, यकम मई को कितनी पेमेंट करनी है 11 महीने बाद, यकम जुलाई है ना और ये यकम मई है, 11 महीने बाद कितनी पेमेंट करनी है 500, लेकिन ये पक्की नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्मेंस, वो कैसा काम करती है बीवी, ये सारा इसके ऊपर कैसा काम करती है सब्सिडरी, सारा इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसकी फेयर वैल्यू इस दिन क्या है और ईयर एंड पे भी 290। However, due to improvement in business in conditions 2021, लेकिन 2021 में हालात बहुत अच्छे हो गए, 2021 में हालात बहुत अच्छे हो गए एंड द टारगेट वाज अचीव्ड एंड द फुल पेमेंट वाज मेड। रॉन्ग एंट्री क्या छोड़ें, एंड द टारगेट वाज अचीव्ड एंड द फुल पेमेंट वाज मेड। टारगेट अचीव हो गया और पूरी पेमेंट हो गई है। चलें जी, टारगेट अचीव हो गया है और यकम मई को फुल पेमेंट हो गई है। ओके जी, यकम जुलाई को क्या एंट्री होगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने से 290 से, इस दिन क्या एंट्री होगी, क्यों, और अगर ये 291 हो जाती तो एंट्री मैंने आपको बताई थी, एडमिन एक्सपेंसेस डेबिट पेएबल क्रेडिट, इसको पी फाइनेंस कॉस्ट में नहीं लेके जाना, एडमिन एक्सपेंसेस डेबिट पेएबल क्रेडिट। IAS 21 की तरह ये करते होते हैं ना, ये वाली एडजस्टमेंट वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारते हैं, और फिर जब अगले साल पेएबल पे हो जाए तो भी IAS 21 की तरह गेन लॉस P&L में चला जाता है। तो इट हैज नथिंग टू डू विद, अल्लाह आपका भला करे, फाइनेंस कॉस्ट। तो ये 291 अगर 290 अगर 289 हो जाता तो पेएबल डेबिट अदर इनकम क्रेडिट, लेकिन अभी नो जर्नल एंट्री। और अगले साल यकम मई को, हमारे साल यानी, बोले ये मैं ओरिजिनल एंट्रीज कर रहा हूं, ओरिजिनल एंट्रीज कर रहा हूं जी, बोले पेएबल कितने पे खड़ा हुआ है 290 पे, और सवाल में क्या लिखा हुआ है, द टारगेट वॉज अचीव्ड एंड फुल पेमेंट वॉज मेड। सऊदी किंग को पेमेंट कर दी है कितनी 500, पेएबल कितने पे खड़ा हुआ है जी, हम 210 CRE में, तो एडमिन एक्सपेंसेस में अभी हम ले जाएंगे 210 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। हाँ जी भाई, एसी को बंद करवा दें, पीछे से बंद करवा दें, हमेशा नहीं बंद। अच्छा जी, अब मुझे माय डियर ये बताएं कि सवाल में इन्वेस्टमेंट्स कितनी दी हुई है एज पर क्वेश्चन, दी नहीं हुई सवाल में एज पर क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट्स। तो आपकी क्या राय है, ओरिजिनल वाली इन्वेस्टमेंट्स को वहां ले जाऊं या फिर रहने दूं? ओरिजिनल वाली को तो ले जाना, ये वाले नंबर तो मिले ना। जब भी कभी सवाल में क्वेश्चन एज पर इन्वेस्टमेंट्स ना दी हो तो बेहतर है कि सारी ओरिजिनल को यहां ले आया करें ताकि वो वाले मार्क्स तो मिले। कैश टू बी पेड, भाई बाद वाला गेन लॉस P&L में जाता है। ओरिजिनल बताएं एक्विजिशन डेट को क्या गया था इसमें 290।
अब मुझे बताएं, सब कुछ हम ही बताएं, हम इधर बताने आते हैं। अब मुझे बताएं ते ताउंतेंत ने ता एंट्री कर दी। We have included the full payment in investment. We have included the full payment in investment. बताएं जी, ये किस दिन लिखो एंट्री? We have made the full payment in investment. We have made the full payment in investment. नहीं, यकम जुलाई 20 को नहीं। वो कहते हैं मैंने पेमेंट को इन्वेस्टमेंट में डाला है, तो पेमेंट को इन्वेस्टमेंट में कब डाला होगा? इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट में पहले कुछ नहीं डाला होगा, एकदम सारी पेमेंट को इन्वेस्टमेंट में डाल दिया। वो कहते हैं मैंने पेमेंट को इन्वेस्टमेंट में डाला, तो पेमेंट कब हुई? यकम मई को। तो मेरे ख्याल से इस दिन उसने कोई जर्नल एंट्री नहीं की, नो जर्नल एंट्री। इस दिन भी उसने कोई जर्नल एंट्री नहीं की। इस दिन पेमेंट को इन्वेस्टमेंट में डाल दिया। इस दिन पेमेंट को इन्वेस्टमेंट में डाल दिया। अच्छा जी, अब आप हजरात रेक्टिफाइंग एंट्रीज पिछले साल की बताएं। पिछले साल की रेक्टिफाइंग एंट्रीज बताएं। बोले ना, इन्वेस्टमेंट डेबिट, पेएबल, क्रेडिट, और बस ठीक है। लेकिन ये एंट्री करने की जरूरत नहीं रेक्टिफाइंग, ये तो पिछले साल की एंट्री है, पिछले साल मेरे से मांगा नहीं। अगर बैलेंस शीट का सवाल होता तो ना फिर पिछले साल की चीजें भी साथ लेके चल रहे होते हैं। ये तो P&L का सवाल है, तो इसकी कोई रेक्टिफाइंग एंट्री करने की जरूरत नहीं। ये पिछले साल की एंट्री है। इस साल की रेक्टिफाइंग एंट्री बताएं। इस साल की रेक्टिफाइंग एंट्री बताएं। पेएबल डेबिट कितना? 290। P&L डेबिट 210, 500। पिछले साल की एंट्रीज सही करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पिछले साल की एंट्रीज का इफेक्ट पिछले साल के P&L बैलेंस शीट पे जाएगा, वो मांगा नहीं। हमारे साल की एंट्रीज कर लेते हैं रेक्टिफाई। अच्छा जी, अब बताएं मैं पेएबल कहां जाके डेबिट करूं? बैलेंस शीट तो मांगी नहीं। इन्वेस्टमेंट कहां जाके क्रेडिट करूं? खुदा के लिए इन्वेस्टमेंट की रेक्टिफिकेशन एडजस्टमेंट तब करते होते हैं पोस्ट, जब क्वेश्चन वाली इन्वेस्टमेंट्स दी हो। तो क्वेश्चन वाली इन्वेस्टमेंट्स दी नहीं, तो अब मैं जाके अगर 500 को कहीं माइनस कर रहा हूंगा तो ऊपर फिर 500 कहीं पड़ा ही नहीं है। तो मैं लेकिन एक चीज जरूर है, एक P&L की फिगर निकल आई हमारी, जो निकलनी भी थी। डेट वॉज अ लॉस ऑफ 210। बेसिकली उसने पता किया क्या, उसने पूरा का पूरा 500 ही डाल दिया इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। हालांकि 210 खर्चे में जाना चाहिए था, 290 इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए था। थीम बात की ये है कि 500 पे किया, 210 पिछले साल इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए, और एक 290 और 210 इस साल गम में जाना चाहिए। बहरहाल इन चक्रों में आप ना पड़े, आप सादा सी मुझे बात बताएं, ये हमारी क्या है? ओरिजिनल एंट्री। सवाल क्या कहता है? द पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन इन्वेस्टमेंट। आप बताएं रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनी? इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, पेएबल डेबिट और गम डेबिट। पेएबल क्यों ना डेबिट करूं? बैलेंस शीट नहीं मांगी। इन्वेस्टमेंट क्यों क्रेडिट ना करूं? इन्वेस्टमेंट एज पर क्वेश्चन अगर ना दी हो तो जिंदगी आसान कीजिएगा, अपनी ओरिजिनल वाली इन्वेस्टमेंट्स वर्किंग 1.1 में निकाल दीजिएगा, वहीं से आपका गुजारा चल जाया करेगा। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट को रेक्टिफाई ना करें। लेकिन प्लीज P&L का सवाल तो हम कर रहे हैं सॉल्व, इसको मिस ना करें, इस गम को रिकॉर्ड करें। 210 वर्किंग नंबर 1.4।
ओके अच्छा जी, अब पॉइंट नंबर 3 टोटल करना है, पोस्ट कर दें साथ ही, खत्म हो गया। अब टोटल कितना है? 2590। तो पेज 27 रिवाइज हुआ थोड़ा सा। At the date of acquisition of subsidiary, carrying value of its net assets were equal to the fair value। 1.5 साल पहले माय ब्रो को क्या हुआ है ब्रो? At the date of acquisition of SL, carrying value of SL net assets was equal to the fair value except the following: an in process research and development project, an in process development for a software had a fair value of 180, and the cost incurred before acquisition date by SL on development had been expensed out in SL books since the project did not meet the criteria for capitalization। ये डेटा किस दिन अवेलेबल है? ये सारा डेटा इस दिन अवेलेबल है जी। G. What is the carrying value? Excellent. What is the fair value? 180. At date of acquisition, the carrying value of net assets was equal to the fair value except a software which is expensed in the books of subsidiary. However, it has a fair value of 180. So, the entry will be intangible asset debit and surplus in working one with the amount of 180. Working number 1.5 नहीं यार, जान दे यार। वर्किंग नंबर 8। अच्छा जी जी, आंतरिक पोस्ट करें इंटेंजिबल डेबिट एंड सरप्लस इन वर्किंग वन। बहरहाल एंट्री करने की जरूरत तो नहीं पेपर में। 180 माइनस 140 या -0? -0। एसेट डेबिट सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट। ओके नेक्स्ट। हाँ जी, ओके after acquisition, SL incurred further 20 million, which resulted in completion of project on 1 जनवरी 2021। आफ्टर एक्विजिशन देखिएगा इधर, SL further incurred 20 million, SL further incurred 20 million, which resulted in completion of project on 1 जनवरी 21, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट 1 जनवरी 21 को मुकम्मल हो गया। 1 जनवरी 21 को क्या हो गया? मुकम्मल हो गया। हमने फर्दर कुछ खर्चा किया है, आंखें खोल के क्लास, हमने फर्दर कुछ खर्चा किया है जिसकी वजह से 1 जनवरी 21 को हमारा प्रोजेक्ट क्या हो गया? मुकम्मल हो गया। क्या करें इसकी एंट्री? इंटेंजिबल डेबिट, भाई एस ने इनकर किया तो एस ने एंट्री कर दी होगी। बस आपको पता है थोड़े बहुत आई के अपने पंगे लेने होते हैं। ये बिल्कुल एक पहली दफा उसने पंगा लिया है, पहली और आखिरी दफा कह लें या जैसे।
क्या इसकी एंट्री कर दी होगी ना, एसएल फर्दर इनकर्ड, एसएल ने साइंसदानों को पेमेंट कर दी होगी, इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट, इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट विच रिजल्टेड इन कंप्लीशन ऑन यकम जनवरी, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट आगे क्या हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया। बस ठीक है, अब इसको छोड़ें, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं। अमोटाइज अगर उसने कैपिटलाइज किया तो फिर उसने अमोटाइज भी किया अपनी किताबों में, ये नहीं कि फिर उसने अमोटाइज नहीं किया होगा। बाकी हमारे वाला 180 अलग है, उसकी अभी मैं बात करता हूं। द सॉफ्टवेयर हैज यूजफुल लाइफ ऑफ 4 इयर्स। अब सॉफ्टवेयर की यूजफुल लाइफ 4 इयर्स है, वो एडजस्टमेंट आप करें बिल्कुल, उस पर मुझे एतराज नहीं है। वो एडजस्टमेंट जो है वो यहां पे होगी, 20 इसने कैपिटलाइज किया और ये 20 को अमोटाइज कर रही होगी, 20 की मुझे टेंशन नहीं है। मैंने किसको कैपिटलाइज किया है, 180 को, तो मैं इसकी अमोटाइजेशन हमारे साल रिकॉर्ड करूंगा जी। अमोटाइजेशन की एंट्री, अमोटाइजेशन इन एडमिन एक्सपेंसेस डेबिट और इनटेंजिबल 180 या 200, 200 ना कर लें, क्यों, 20 को उसने कैपिटलाइज, सवाल में तो नहीं लिखा हुआ, एसएल इनकट 20 लिखा हुआ है बस, कैपिटलाइज तो नहीं लिखा हुआ भाई। ये नहीं भाई, ये कैश की पेमेंट होती है ना साइंसदानों को जो देते हैं, ये एंट्री कैसे मिस हो सकती है। सवाल ने लिखे एसएल इनकर्ड, बट हमें इतनी अकल होनी चाहिए एसएल हैज आल्सो कैपिटलाइज्ड। हमारा वो वाला 180 उधर ही खड़ा हुआ है अभी तक, उसको आप पुराने तरीके से करें, वो जो मशहूर जमाना तरीका है, 180 डिवाइडेड बाय 4, 45 एंड हिट वर्किंग 5 एज वेल, वो तो बात पुरानी है। लेकिन बहरहाल पी एंड एल बना रहे हैं, अनलकीली सिंगल एंट्री अप्रोच से चलेंगे। एडमिन एक्सपेंसेस में डाल दें बस 45, वर्किंग नंबर 8, एडमिन या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, एंड इट विल हिट वर्किंग 5 एज वेल। अमोटाई जी, 1.5 साल की अमोटाइजेशन डालें या 1 साल की, पी एंड एल में कौन सी चीजें जाएंगी, फॉर द ईयर। ओके जी माय डियर, फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री वाज हायर देन इट्स कैरिंग वैल्यू बाय 200 मिलियन। किस दिन, पहले ये वाले मार्क्स तो लें, ये वाले मार्क्स तो लें, ये तो 1.5 साल पुरानी एडजस्टमेंट है, ये वाले मार्क्स तो लें। यहां पे रिवैल्यूएशन सरप्लस, इन्वेंट्री डेबिट, सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट। ओके अच्छा, ये एडजस्टमेंट ना आज पहली दफा पी एंड एल के सवाल में आई है। अब तक ये एडजस्टमेंट हमने बैलेंस शीट के सवालों में की थी। वो स्टॉक जिसको हम एक्विजिशन डेट पर फेयर वैल्यू पे ले आए, बाद में सब्सिडरी ने उसको बेच दिया, तो अब वैसे आपके समझने के लिए बना रहा हूं। हमारा असल में सवाल में मैंने आपको बताया था ये 1.5 साल वाला मसला है, 6 महीने वाली चीजें इग्नोर करनी है, साल वाली चीजें पी एंड एल में लेके जानी है। इस एतबार से ये खूबसूरत सवाल है। 1 जनवरी 2000
20, 31 दिसंबर 20, 31 दिसंबर 21। और हमने किस दिन खरीदा है? अच्छा जी, इस दिन सरप्लस कितना आ गया? 200। असल में ये जीपी है, समझ लें। 50% and 10% of inventory were in inventory at 31 दिसंबर 20 and 31 दिसंबर 21। भाईजन 50 was in inventory and 10 was in inventory। It means ये एडजस्टमेंट करनी होती है सोल्ड से। सोल्ड 50%, सोल्ड 40%। और एक मिनट पहले, एक मिनट, जिस गेन को हमने वर्किंग वन में रिकॉर्ड कर दिया है, अगर सब्सिडरी उसको बेच के खुद भी रिकॉर्ड कर ले तो सब्सिडरी की किताबों से उल्टा दें और अगले साल ये बड़ा आहिस्ता आहिस्ता उल्टाएंगे। 50% उधर उल्टाएंगे पहले 6 महीने में, 40% इधर उल्टाएंगे और 10% अगले साल उल्टाएंगे। जरा तसल्ली से देखिएगा लिखा क्या हुआ है सवाल में। आधा और 10% स्टॉक अभी तक पड़ा हुआ था 20 और 21 में रिस्पेक्टिवली। आधा पड़ा हुआ था तो आधा बिक गया था। 10% पड़ा हुआ था तो 40% बिक गया। अब 10 कब बिकेगा? अगले साल। हो सकता है अगले भी ना बिके, 8% अगले साल बिके, फिर 2% अगले साल बिके। बड़ी स्लो मूविंग इन्वेंटरी लग रही है मुझे तो, वरना तो फौरन चीजें बिकती हैं आमतौर पे। तो ये एडजस्टमेंट माय डियर सोल्ड से किया करनी है, लेकिन सिर्फ हमारे साल की करेंगे एंट्री बस। अच्छा, अब बोलें जिस गेन को हमने वर्किंग वन में, अब्बू जो काम करते हैं बेटा भी वो काम करे, तो बेटे को कहना उल्टाए। जिस गेन को पी ने वर्किंग वन में रिकॉर्ड कर लिया, उसका थोड़ा सा हिस्सा अगर एस भी रिकॉर्ड कर ले तो एस को कहें रिवर्स करें, एस को कहें रिवर्स करें। स्टॉक का प्रॉफिट उल्टाने के लिए माय डियर ये एंट्री नहीं होती। मैंने एंट्री आपको लिखवाई थी एसआरई डेबिट और स्टॉक, ये बैलेंस शीट के सवालों में एंट्री लिखवाई थी, लेकिन पी&एल के सवालों में ऐसे एंट्री नहीं होगी। पी&एल के सवालों में अगर आपने आरई उल्टानी है तो आरई उल्टाने के लिए बेहतर है कि कॉस्ट ऑफ सेल। लेकिन ये एसआरई टाइप एडजस्टमेंट है, ये वर्किंग 5 को भी हिट करेगी। जो लोग नोट करें इस तरह वो 50 और 10 भी नोट कीजिएगा ताकि घर जाके ये 40 समझ आए कहां से आया है। 1 मिनट में नोट करने देता हूं। मुझे बताएं 200 का कितने % प्रॉफिट हमने दोबारा बुक कर लिया? 40%। कितना? 80। और हिट वर्किंग 5 एज वेल, क्योंकि ये एस प्रॉफिट टाइप एडजस्टमेंट है। लेकिन मैं पुराने वाले 50 से क्यों नहीं खेला? अच्छा एक मिनट, अगर बैलेंस शीट का सवाल होता तो मैं 90% लगाता। एक्सेलेंट। बैलेंस शीट का सवाल होता तो मैं कितना लगाता? 90%। एसआरई डेबिट 90% से। बड़ी तसल्ली से नोट करें, और ये जो येलो वाला है इसको जरा जरूर नोट कीजिएगा।
ओके, पोस्ट करें जी। अच्छा, ये एडजस्टमेंट की थीम याद रखें, जिस गेन को हमने एक्विजिशन डेट पे रिकॉर्ड कर लिया है वो गेन अगर सब्सिडरी भी रिकॉर्ड कर ले तो सब्सिडरी को कहा जाएगा रिवर्स करें। बैलेंस शीट में एसआरई डेबिट और पीएनएल के सवालों में कॉस्ट ऑफ सेल फॉर द ईयर या सारे सालों की, फॉर द ईयर। कॉस्ट ऑफ सेल में डाल दें 80 प्लस 80 वर्किंग नंबर 9 और कॉस्ट ऑफ सेल एस की बढ़ाने से एस के प्रॉफिट कम हो जाएंगे। खर्चा क्यों बढ़ा रहे हैं? ताकि इसके प्रॉफिट क्यों कम कर रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी वर्किंग वन में रिकॉर्ड कर 1.5 साल पहले रिकॉर्ड हो चुके हैं। अब सब्सिडरी उसको आहिस्ता आहिस्ता करके रिकॉर्ड कर रही है तो वो उसकी नसीब है, हम उस जैसे जब वो करेगी तब हम उल्टाएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले दिन ही रिकॉर्ड कर चुके हैं। अच्छा जी, ले आए। पेरेंट ने इन्वेस्टमेंट्स को रखा हुआ है एफपीटीपीएल पे और सब्सिडरी ने रखा हुआ है ओसीआई पे। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि पेरेंट और सब्सिडरी को एक ही काम करना चाहिए था, लेकिन आईएफआरएस 9 मना करता है कि आप ओसीआई से रिवर्स बैक ना मारें। इस वजह से फिर पहली बीवी जो कर रही थी उसको भी हमने करने दिया, ओसीआई से रिवर्स नहीं कराया। लेकिन ये जो दूसरी वाली है एसोसिएट, ये तो जो मर्जी करती है करे, इसकी टेंशन ही नहीं। अच्छा जी, अब ऑब्वियसली सवाल में ना मैं आपको बताऊं, मैं मानता हूं बहुत ब्रेकें लगी हैं। इस एडजस्टमेंट ने ब्रेक लगवाई है, इस एडजस्टमेंट ने ब्रेक लगवाई है, इसने ब्रेक लगवाई है। ये तो पुरानी एडजस्टमेंट थी। ये भी अल्लाह का शुक्र है आप लोगों ने कर कुरानी थी। ये आप लोगों ने 140 नहीं, ये आप लोगों ने 180 का सरप्लस भी डालाना था। आप लोगों ने कुछ ने जमा करके 20 रुपए को डेप्रिशिएट कराना था, कुछ ने जमा किए बगैर कराना था। जो भी करते आपको मार्क्स अधूरे मिल जाने थे, क्योंकि आपने 4 से डिवाइड करना था, उसके मार्क्स आपको मिलने थे। ये भी एडजस्टमेंट अल्लाह का शुक्र है किसी ना किसी हद तक आपने जो है वो कर लेनी थी। और ये वाली एडजस्टमेंट्स जो हैं ये तो वैसे ही आसान थी, 1700 और इसकी पीवी। इसका इंटरेस्ट किसी का गलत निकला था तो निकला था, लेकिन ये वाला भी 290 मेजॉरिटी बच्चों ने लेके चला जाना था। 290, बाकी 290 और 500 का डिफरेंस 210 लॉस में जाए ना जाए वो कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। तो स्टिल अब आप सवाल में देख लें, तकरीबन जो है वो कोई सवाल के 20% मार्क्स यहां छुपे होंगे। सवाल के ये वाली जो एडजस्टमेंट्स हैं जिन पे हमारी ब्रेक लगी, 30-35% मार्क्स यहां छुपे होंगे या 40% मार्क्स, और बाकी सवाल के इजी 30% मार्क्स यहां छुपे होंगे। ये हर एक को उसने दे दिया। उसने कहा आयो 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 ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, ये सबको उसने नंबर दे दिए। और इन द एंड जब हमने टीसीआईज वगैरह पोस्ट करनी है और वो अप्रोप्रिएशंस करनी है, उनके अपने मार्क्स हैं, तो इजीली वन कैन गेट 14 मार्क्स। अगर वो ये जो एडजस्टमेंट्स आज दिन पे हमारी ब्रेक लगी है अगर गलत भी हो जाती, 13-14 मार्क्स यू कैन इजीली गेट। ओके, एसएल पेड कैश डिविडेंड। एसएल कौन है? सब्सिडरी ने कैश डिविडेंड दिया है हाफ ईयर एंडेड 30 जून 2021 का, पहले 6 महीने का, और पेरेंट ने इसको अदर इनकम में डाल दिया है। तो पी एंड एल के एंगल से क्या करना है? बोले ना, अदर इनकम में से क्या करें? सवाल में देखें पेड का लफ्ज लिखा हुआ है। तो अब पी एंड एल के एंगल से क्या करना होता था? पी एंड एल के एंगल से यह करना होता था, अगर एस ने डिविडेंड बांटा है और पे कर दिया है तो वर्किंग 6 में पूरा शो करें क्योंकि पेड है, और पी एंड एल के मुंह पर क्योंकि एक ने पे किया दूसरे ने रिसीव करके इनकम में डाला तो उसकी इनकम में से बाहर निकालें, लेकिन पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड लिख के। तो वर्किंग नंबर 10, व्हाट इज शेयर कैपिटल ऑफ एस? वो ऊपर कहीं पड़ा हुआ है पिछले सफे पे। शेयर कैपिटल ऑफ एस 1500। परसेंटेज ऑफ डिविडेंड 8%। पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड 70 जी मात्र कुछ लोगों ने अभी 75 लगवाना था, लेकिन हमने भी अपनी बात फिर कर दी। इट इज पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड, इट इज एस डिविडेंड, इट इज फुल ऑरेंज पेज। पेज का कलर सही है तो कलर भी भूल गए, पेज का ऑरेंज ऑरेंज ही होता था ना। इट इज फुल ऑरेंज पेज, इट इज फटा हुआ हिस्सा ऑफ ऑरेंज पेज। इसको माइनस कर दें अदर इनकम में से, -90, वर्किंग नंबर 10। टन टन टन
ये कौन है अब? ये पहली वाली है दूसरी वाली है? यही मिक्स हो रही है हमारी। दूसरी वाली है ना, पहली वाली तो एस है ना, सब्सिडरी है वो, फिर आसान है। फिर ये दूसरी वाली है। वर्किंग नंबर 11। ऑन 25 अगस्त 2021 एसोसिएट ने सेल की हैं 150 मिलियन की चीजें। 40% ऑफ दीज गुड्स आर स्टिल इन स्टॉक। अब बड़े हो गए, अब डायरेक्ट खिला करें। 150 अरब 40%, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस 60? सोल्ड और अनसोल्ड? अनसोल्ड। अगली लाइन, अनसोल्ड का प्रॉफिट 120 मल्टीप्लाइड बाय पीस शेयर। साथ साथ इस टॉपिक में परसेंटेज लगाते रहें। तो ये थोड़ी सी असल में रिवीजन में नहीं चीजें, इस वजह से आप थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, वरना हालात मेरे भी यही हैं, मेरी भी रिवीजन में नहीं है जी। 3 इतना सा क्या किया आपने, और रिवाइज कर लीजिएगा, याद आ जाएगा। अच्छा, इट इज सोल्ड, अनसोल्ड, इट इज सोल्ड, इट इज अनसोल्ड का, इट इज पीस शेयर 3। किसने बेचा? ए ने। ए का प्रॉफिट कहां पड़ा है? वर्किंग 5.1 3, वर्किंग नंबर 11। ये कोई वर्किंग 11 में करना जरूरी नहीं है, आप यहां डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम कर लें, वही बात है। An impairment test indicated goodwill is impaired. There was no impairment in previous 6 months. Year से मुराद 6 months ही है ना। Previous 6 months में कोई impairment नहीं है। अगर होती भी तो हम उसे कर देते। हमें सिर्फ अपने साल वाली impairment चाहिए। कितनी? 15%। 30। निक्की का क्या प्रोग्राम है? निक्की प्रोपोर्शनेट बेस पे है। अच्छा जी, निक्की की परसेंटेज क्या है? 25%। यार मगरिब पता चलाओ किस टाइम होती है, मैंने तो IS 37 के सवाल भी कराने हैं आज। अच्छा निक्की, हाँ जी, इंटो टी, ये से नीच रोक के रखी हुई थी, गुडविल निकलने की देर थी। जैसे ही गुडविल निकली इसने कहा ये 3 L आ रहे हैं गुडविल। अच्छा इंपेयर करें जी। वर्किंग नंबर 12। 42। इतनी वर्किंग्स कीजिएगा, उसको मार दीजिएगा, वो पागलों की तरह ढूंढता रहे वर्किंग 2 किधर है, 3 किधर है, 4 किधर है, 6 किधर है, 7 किधर है। वो पता नहीं 12 तक पहुंचा हुआ है। पता नहीं आप लोग क्या करेंगे पेपर में, वैसे मुझे नहीं पता आप लोग क्या करेंगे। इस तरह कर दीजिएगा, मैं तो इसी तरह कहता हूँ, वर्किंग 2 लिख के काट दीजिएगा, वर्किंग 3 4 वर्किंग 6 7, हाँ 6 करनी है तो ठीक, इस तरह कर दीजिएगा पेपर में। चलें आगे। तो क्या रह गया? अब कुछ भी नहीं रह गया। टोटल्स कर, स्टेप्स देख लें। स्टेप्स, गुडविल की इंपेयरमेंट पोस्ट करनी रह गई है। अच्छा, गुडविल की इंपेयरमेंट हिट करेगी उसको एस प्रॉफिट को तब करेगी जब एनसीआई किस पे है? फेयर वैल्यू। अभी तो एनसीआई प्रोपोर्शनेट पे है, तो एडमिन एक्सपेंसेस में डाल दें गुडविल की 42। अच्छा यहां पे ना जरा रिवाइज कर लीजिएगा कि करना क्या है। एडजस्टमेंट्स पोस्ट कर दी हैं। स्टेप 3
close working 5.1 and 3 and take them to on the face of ये दोनों काम करने. क्लोज करें वर्किंग 5.1 120 5.1 क्लोज हो गई. शेयर ऑफ पैक्ट फ्रॉम एसोसिएट वर्किंग 5.120. शेयर ऑफ, अच्छा इसमें नहीं लिखना होता ये फेयर वैल्यू रिजर्व है या रिवैल्यूएशन सरप्लस है, बस इसमें शेयर ऑफ ओसीआई लिख देना होता है, वो काफी है, सिंगल लाइन डालनी है बस. शेयर ऑफ ओसीआई फ्रॉम ए वर्किंग 5.3 36. ओके. स्टेप 5, complete the P&L and calculate TCI. 6350 जीपी अब मैं नहीं निकाल रहा, जगह नहीं है. जी 1647 734 नान टिक्की, टिक्की बताएं कितनी आई? 1302. अच्छा ये सारी फिगर्स ना, ये जो तीनों फिगर्स हैं 1.5 साल पुरानी है और ये भी 1.5 साल पुरानी फिगर्स हैं सारी. नहीं, एट्रीब्यूशंस नहीं करनी, एट्रीब्यूशंस करनी है आफ्टर क्लोजिंग वर्किंग 5 एंड 5.2. आफ्टर क्लोजिंग वर्किंग 5 एंड 5.2 अब एट्रीब्यूशंस करनी है. पहले क्लोज करें वर्किंग 5 को. जी निक्की नु कितना देना है? 616 इंटू 154 निक्की नु देना है. निक्की ने क्या, मेरा ओसीआई च भी हिस्सा है. ओ निक्की तेज हो गई. बट भाई निक्की नु लॉस देने हुण होर मंग ओसीआई च हिस्सा. निक्की नु लॉस देना है. निक्की लॉस लेना 20. गोश्त भी दे दें 154 का, चर्बी भी दे दें 20. P&L में एट्रीब्यूटेबल पैक्ट एट्रीब्यूटेबल टू. अब मैंने कहा इससे पहले आपने मेस भी मारा है तो एट्रीब्यूशंस के आपको 100% पूरे मार्क्स मिलेंगे. अगर आप लोगों ने ये फॉर्मेट बना के फिगरें भी पोस्ट कर दी हैं, फॉर्मेट बना के अगर छोड़ दिए कि फिगरें खुद पोस्ट कर, फिर वो कुछ और ही पोस्ट करेगा. गलत फिगर्स की बेस पे भी ये किया करें, इसके भी अच्छे खासे मार्क्स होंगे.
चलिए एट्रीब्यूशंस करें जल्दी जल्दी। किसी को रट्टा भी याद हो तो बता दें, किसी को रट्टा भी याद हो तो बता दें। वर्किंग 5, 5 और 5.2, किसी को रट्टा भी याद हो तो बता दें। शाहजहां की बीवी का क्या नाम था? ऐसी बता रही क्यों याद आ गया। अच्छा चलें, ठीक है। मुमताज के शोहर का नाम? What a beautiful information being disseminated by you people in front of everyone. उनकी नस्ल से लाहौर में कोई हैं लोग? सब मगे हुए कह रहे हैं। ये उन्हीं की नस्ल से है भाई, आप शाही खानदान से हैं। मुमताज आपकी परनानी लगती हैं? ओके, परनानी की माँ। यार इन्होंने तो शुगर लाया, छड़ के जा रहे हैं सानू नहर वाले पुल ते बुला के। छोटी छोटी सी ख्वाहिशें यार लोगों की, पूरी ना किया करो। ये कौन सा सवाल था? क्वेश्चन नंबर नहीं, ऑटम कौन सा या स्प्रिंग कौन सा? मार्च 22 स्प्रिंग 22 होता है। स्प्रिंग 22 का ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 कितने नंबर का था? 18 नंबर का। 18 नंबर का। मार्किंग स्कीम, सेल एंड कॉस्ट ऑफ सेल, डेट नंबर, सेल एंड यार वैसे हाइट ऑफ एनीथिंग, ये 4 फिगरें तो सवाल से ही उठा ली थी। 1.25 नंबर तो यही मिल जाने थे और 0.25 इस एडजस्टमेंट के थे। डेट नंबर, सेल एंड कॉस्ट ऑफ सेल। ये रशीद है, मैं तो अनएडजस्टेड ही पोस्ट कर आया करांगा। एक्सपेंसेस 3, एक्सपेंसेस 3 एक। अच्छा 3 का मतलब है अगर आधा आधा भी हो तो एक्सपेंसेस में कितनी फिगर्स आई? 6 फिगर्स। 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें से ये 3 अनएडजस्टेड थी, ये 1 2 तो वैसे भी आसान थी। एक्सपेंसेस। इनकम 2 नंबर, 1 2 3 4, ये 4 फिगर। इसमें ये फिगर तो बड़ी आसान थी और ये तो सवाल से, तीनों सवाल से उठी थी और ये तो इतना ही इधर ही पास हो गया। चलें आगे। OCI 2 नंबर, ये सवाल से उठाई हैं और ये तो ये 1.5 नंबर इधर आ जाना था, आधा नंबर नहीं, चलें 1 इधर आ जाना था, 1 इसका। प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट एंड NCI, TCI एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट एंड NCI। ढाई नंबर इसके, 1.5 नंबर इसका। कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल, वर्किंग 1 जो की थी हमने, वर्किंग 1, उसके कितने नंबर थे? 3 नंबर। चलिए अच्छा छोड़ें यार, ये गलत मार्किंग स्कीम थी। इधर देखें आप लोग, TCI कितने? 1302 और पैट 1346। इसको कितना देना है? 150। -20 लिखवाना था ना, जज्बाती हो गए थे। बैलेंसिंग 1192।
IAS 37 निकालें। एक मिनट जरा इधर रही, क्वेश्चन 11 निकालें। हाँ इधर ही IAS 28 का क्वेश्चन 11। नहीं वो गलती से बन गया था उससे सवाल, जी पास पेपर का। You are the finance manager of Proper Limited, and I am the finance manager of Improper Limited. A new CEO has recently joined the PL. Due to his limited knowledge of consolidation, and we as well, the CEO has raised the following matters going through the recent consolidated financial statement. क्योंकि पेरेंट होल्ड करता है सिर्फ 75% शेयर्स ऑफ सब्सिडरी, तो ऑल बैलेंसेस ऑफ सब्सिडरी शुड बी इंक्लूडेड टू द एक्सटेंट ऑफ 75%। क्योंकि पेरेंट ओन करता है हमारे सवाल में कितना ओन कर रहे हैं 75 ही, चलो वही हो गया, इसलिए सारे बैलेंसेस को 75% लगा के ऐड करें। ना ना ना, हमारा इस पे कंट्रोल है ना, तो ऑल बैलेंसेस शुड बी कंसोलिडेटेड इन फुल, 75% नहीं लगाते, वो एंड पे काम करते हैं, लेकिन वो कुछ और काम है, वो एंड पे से 25% इमरान खान को दे देते हैं, वो एट्रीब्यूशन का हिस्सा है। लेकिन कंसोलिडेट क्या करें, कंसोलिडेट तो ऑल बैलेंसेस 75% लगा के करें या फुल, फुल लाइन बाय लाइन इसको कहते हैं, चीजें ऐड करेंगे। A loan is given by parent to AL, AL सब्सिडरी है इधर, ये वही वाली AL थी सर, हाँ जी वही वाली AL is not appearing in the balance sheets. A loan given by parent to subsidiary is not appearing in the balance sheets, although loan is still payable. Due to his limited knowledge of consolidation, CEO has raised the following matters after going through the consolidated financial statements. कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से गुजरने के बाद उसने ये देखा है कि ये हो चुका है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज करेक्टली बीन डन। A loan given by parent to subsidiary is not appearing in the balance sheet. So briefly respond to the matters. It is not appearing in balance sheet. Alhamdulillah, it should not appear in balance sheet because लेक्चर 1 रिवाइज कीजिएगा जाके कंसोलिडेशन का, लोन रिसीवेबल पेएबल को कैंसिल कर दिया था हमने वर्किंग एड करके, alhamdulillah. Similarly, interest income on such loan is also missing, although AL has paid the full interest. सब्सिडरी ने पूरा इंटरेस्ट दे दिया है, लेकिन इंटरेस्ट इनकम इज मिसिंग। इधर देखें, इंटरेस्ट इनकम इज मिसिंग। पेरेंट की किताबों में इंटरेस्ट इनकम नजर नहीं आ रही, हालांकि सब्सिडरी ने इंटरेस्ट दे दिया है, नहीं नजर आनी चाहिए ना। ये P&L की एडजस्टमेंट टेस्ट कर रहा था, अदर इनकम और फाइनेंस कॉस्ट माइनस होते हैं आपस में। P&L के मुंह पे किसी को याद है? अदर इनकम और फाइनेंस कॉस्ट माइनस होते हैं आपस में, और माइनस होके कैरी डाउन में फिर नहीं पड़े होते, तो ये भी सही है, इसमें कोई गलती वाली बात नहीं है। अच्छा, इसमें कोई ऐसे ना समझिएगा कि एस ने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था और वो कैंसिल नहीं हुआ, इस तरह नहीं समझने की जरूरत। इंटरेस्ट इनकम ऑन लोन इज मिसिंग, it alhamdulillah it should not be there as well. If it is missing then it's nice. इसका मतलब है कुछ कर लिया हुआ इसने जो करना भी चाहिए था। ओके, नेक्स्ट, शेयर कैपिटल ऑफ नन ऑफ द सब्सिडरीज, पता नहीं सब्सिडरी एक से ज्यादा होंगी। शेयर कैपिटल ऑफ नन ऑफ द सब्सिडरीज अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। शेयर कैपिटल ऑफ नन ऑफ द वर्किंग वन में जो होता था और कैंसिल होके वो, सॉरी P&L का सवाल है ये, तो वो सब्सिडरी का कहते हैं मुझे शेयर कैपिटल नजर नहीं आ रहा किसी का भी, हालांकि पेरेंट का नजर आ रहा है। सो अल्हम्दुलिल्लाह वी विल रिस्पोंड दैट इट हैज करेक्टली बीन डन बिकॉज शेयर कैपिटल इज कैंसल्ड आउट व्हाइल कैलकुलेटिंग द गुडविल। गुडविल कैलकुलेट करते हुए कैंसिल आउट हो जाता है शेयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट। नेक्स्ट, एज PL होल्ड्स ओनली 45% ऑफ वोटिंग शेयर्स इन बीटा लिमिटेड। ये कौन है अब, ये कौन आ गया अब? BL should not be consolidated regardless of the fact that further 10% is held by another shareholder who has agreed to vote as directed by PL.
ये आपको थ्योरी के सवाल में मैंने एक जगह पढ़ाया था कि अगर हम किसी को मना लें कि तुम हमारे ही हक में वोट दोगे, तो अब हम 55% पे चले गए हैं। तो पहली लाइन पढ़ के ये हमारी सब्सिडरी लग रही थी, अब ये हम सॉरी वो एसोसिएट लग रही थी, अब ये हमारी सब। As PL holds 45%, BL should not be consolidated। हम लिख के आएंगे BL should be consolidated because 45 और 10 मिला के 50। ये ना थ्योरी का सवाल था, मैं आपको ये खोल के दिखाता हूँ कंसोलिडेशन का। पेज 24, वेल डन, पेज 24। अच्छा सर, ये जो पढ़ाए थे ये भी वो A company might control another company even if it owns less than half of voting because it has an agreement with the other shareholder which allow it to exercise the control. So that's why 45 लॉजिकली भी देख लें, वैसे ऐसे ही था, 45 और 10 मिला के हमारा 55 तक काम पहुंच गया था, पहुंची हुई। नहीं, सारी बातें आपकी ठीक हैं, मतलब ये कि इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं, ये मतलब वो ठीक है, लेकिन इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं। क्या क्या मतलब अपने ही प्रोग्राम नहीं आने हैं, पूछा ही नहीं आएगा अपने। वन ऑफ द पीएल्स एसोसिएट, मेरे ख्याल से सितंबर 24 में वो वाला सवाल आया था ना फाइनल अकाउंट का, जो आज हमने किया है, वो वाला, वो जो आज हमने किया है वो नहीं आया था, वो सितंबर 24 में ये आ गया था ना असल में। और वो ये अच्छा खासा लंबा सवाल था जो आज सुबह हमने फाइनल अकाउंट का किया है, वो देखो सितंबर 24 में था। किसी ने देखा? सितंबर 24 ही था, सितंबर 24 में। तो आज जो सुबह सवाल किया है वो फाइनल अकाउंट में आ गया था, तो कंसोलिडेशन के लिए जगह नहीं बची थी, तो फिर उसने जगह निकाली, फिर बच्चे कहते हैं वन ऑफ द पीएल्स एसोसिएट्स हैज सिग्निफिकेंट इंटेंजिबल एसेट्स। एसोसिएट के पास इंटेंजिबल्स हैं, बट नो इंटेंजिबल्स आर अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट्स। बैलेंस शीट्स में इंटेंजिबल्स नजर नहीं आ रहे, तो हम तो काट देते हैं ना एसोसिएट के इंटेंजिबल्स, तो सवाल में आते हैं उनको क्या कर देते हैं, काट देते हैं। सवाल भी शांत था, समझ भी आ गया, लिखना क्या था? In consolidated balance sheet, full balances of subsidiary should be included in spite of holding less than 100%. This ensures to complete a picture of group as a single economic unit. The equity related to NCI is presented separately. ये लाइन को लिखने की जरूरत नहीं थी। आपस के balances, loans and interest payments between P&L are fully cancelled in consolidation. आगे लॉजिक बताने की जरूरत नहीं, these prevent double accounting and ये छोड़ो, या हमने कौन सा PhD करनी है स्टैंडर्ड में। The share capital in the consolidated balance sheet reflects only the share capital of parent. कोई लॉजिक नहीं लिखी, कुछ नहीं लिखा, कहते हैं बैलेंस शीट में बस पेरेंट का आता है, ये वजह। However, the share capital of subsidiary is cancelled out during the consolidation process and is offset against the investment to include goodwill and NCI. वो इन्वेस्टमेंट से कट जाते हैं और गुडविल और NCI बच जाते हैं। BL should be consolidated due to PL's control over BL. BL control even if PL owns less than 50% due to PL's agreement with other shareholders having 10% shareholding that allows PL to exercise control. Investment in associate are accounted for using the equity methods. ये तो इसने ऐसी लाइन डाली है। Share in net assets of associates are shown in one line and are not consolidated in line. ये थोड़ी सी टेक्निकल लाइन होगी, आप लोग बिल्कुल लिखा था कि instead of adding up the intangibles of associate, we only show a single line item that is investment in associate as working 7 लिख के नहीं आना था आगे। So instead of adding up the intangibles and debtors and credit वो सब कुछ, हम उसकी सिर्फ investment in associate शो कर देते हैं। ओके, आएंगे IAS 37 में, अब रिलैक्स हो जाए, कुछ भी नहीं है। IAS 37 में पे नंबर क्या है भाई? 380।
3। टीएल हम हैं टर्कवाइज। क्वेश्चन नंबर तो मैं नहीं बताऊंगा अगर पुरानी किताब है आपके पास। टीएल सेल्स प्रोडक्ट बी विद अ वारंटी ऑफ 12 months। अगरचे द मैन्युफैक्चरर सल्फर प्रोवाइड्स अ वारंटी ऑफ, मैन्युफैक्चरर कितने अरसे की वारंटी दे रहे हैं? सल्फर का नाम तो पहली दफा आया ना सवाल में। सवाल की पहली लाइन में तो सिर्फ किसका नाम था? टर्कवाइज का। टर्कवाइज साल की वारंटी दे रहा है, अगरचे मैन्युफैक्चरर सिर्फ 8 महीने की वारंटी दे रहा है। जो भी वारंटी दे, रिपेयर करना हमें नहीं आता, रिपेयर मैन्युफैक्चरर ही करेगा। यानी कस्टमर जब हमारे पास भी आएगा तो हम उसे कहेंगे हमारे पास ना आओ, मैन्युफैक्चरर के पास जाओ, वारंटी हमने दी हुई है लेकिन रिपेयर वही किया करेगा। पेरेंट ने कितने अरसे की वारंटी, सॉरी मादरत, पेरेंट कहां से आ गया, टीएल ने कितने अरसे की वारंटी दी है? 12 महीने की। हम रिटेलर होंगे, डीलर होंगे, हम रिटेलर डीलर होंगे। और मैन्युफैक्चरर ने कितने अरसे की वारंटी दी है? 8 महीने की। अब ये 8 12 में शामिल हैं, ये कोई नहीं कि वो उससे कोई बाहर निकल रही है। 12 जमा 8। और चीज रिपेयर कौन करके देता है? एसएल। टीएल इज रिस्पॉन्सिबल टीएल एसएल कस्टमर। अभी सबर। टीएल इज रिस्पॉन्सिबल इफ एसएल फेल्स टू ऑनर इट्स ऑब्लिगेशन फॉर दिस वारंटी। टीएल रिस्पॉन्सिबल है अगर एसएल फेल हो जाए वारंटी देने का। टीएल तब रिस्पॉन्सिबल है। मुझे बताएं, बेसिकली 8 महीने के लिए फिर कौन लायबल है? 8 महीने के लिए एसएल। 8 महीने के लिए एसएल लायबल है, लेकिन टीएल भी लायबल हो सकता है अगर एसएल डिफॉल्ट कर दे। अगर क्लेम अराइज हो जाए 8 महीने के अंदर, 8 महीने के अंदर अगर क्लेम अराइज हो जाए, एसएल विल नॉट चार्ज एनी कॉस्ट। एसएल कुछ भी नहीं लेगा। किससे? एसएल किससे कुछ भी नहीं लेगा? नहीं, कस्टमर से तो कभी लिए ही नहीं जाते ना वारंटी के पैसे, कस्टमर से तो लिए ही नहीं जाते। वारंटी सही करके किसने देने? और वारंटी 8 महीने की कौन दे रहा है? अगर 8 महीने में चीज आ गई तो एसएल डज नॉट चार्ज एनी कॉस्ट टू टीएल। हाउएवर एसएल चार्ज, क्योंकि रिपेयर उसने करके देने, रिपेयर शॉप हमारे पास नहीं है। रिपेयर उसने करके देने, रिपेयर शॉप हमारे पास नहीं है, रिपेयर उसने करके देने। हाउएवर एसएल चार्ज 500, एसएल चार्ज 1000, एसएल चार्ज 2500 फॉर माइनर। एसएल चार्ज, चुप ना, एसएल चार्ज टू कस्टमर को कभी भी नहीं चार्ज करेगा, याद रखिएगा। एसएल चार्ज टू 500, 1000 एंड 2500 फॉर अ माइनर, मॉडरेट एंड मेजर डिफेक्ट respectively in each unit if defect arises in the extended warranty period of which is offered by TL in addition to manufacturer। मैन्युफैक्चरर ने 8 महीने की वारंटी दे दी थी, लेकिन ये आगे बढ़ के इसने 12 महीने का वारंटी कार्ड दे दिया। अब 8 महीने तो अल्लाह का शुक्र है मैन्युफैक्चरर ही रिस्पॉन्सिबल है। वो अलग बात है कि अगर मैन्युफैक्चरर ने डिफॉल्ट कर दिया, वो सवाल में नहीं लिखा हुआ। 8 महीने मैन्युफैक्चरर रिस्पॉन्सिबल है और 4 महीने कौन रिस्पॉन्सिबल है? टीएल। लेकिन टीएल के पास भी जब कस्टमर आएगा तो टीएल सही करके नहीं दे सकता। टीएल भेजा किसके पास चलेगा? वो लाइन लिखी है, वारंटी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय एसएल। द प्रोबेबिलिटी दैट अ वारंटी क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट सोल्ड मे अराइजेस अंडर। पहले 8 महीने में अगर चीजें वापस आ गई तो 12% चीजें वापस आएंगी, 7 और 4, और अगले 4 महीने में 6%, 10% और 5% चीजें आएंगी। इस साल 12,000 चीजें हैज बीन सोल्ड बाय टीएल। इस साल टीएल ने 12,000 यूनिट्स बेच दिए हैं।
8 मंथ्स की कहानी और 4 मंथ्स की कहानी। अच्छा, 8 मंथ्स की कहानी है, ये लायबल है इसकी तरफ, ये लायबल है इसकी तरफ। कैसे? इसने 8 महीने की वारंटी दी हुई है भाई, बातें ना करें ना, तो बात इंपॉर्टेंट। इसने 8 महीने की वारंटी दी हुई है। However, TL is responsible if SL fail। लेकिन ऐसे में डरते डरते एक लाइन खींच रहा हूं, ये भी लायबल हो सकता है। ये लाइन मैंने कंफर्म वाली नहीं खींची, कॉन्टिंजेंट वाली खींची है। ये भी लायबल हो सकता है अगर, लेकिन सवाल में कहीं नहीं लिखा हुआ डिफॉल्ट किया, इसलिए इसका मैं परेशान होने की जरूरत नहीं। ये 8 महीने की बात होगी। अब मैं बात करने लगा हूं 4 महीने की। अब मैं बात करने लगा हूं 4 महीने। 4 महीने के लिए एसएल चार्जेस टू टीएल। अब आपकी मर्जी है कि लाइन इधर से इधर खींच लें या इधर से इधर खींच लें। मेरे ख्याल से बेहतर यह है कि क्योंकि एसएल चीजें सही करके देता है तो कस्टमर एसएल के पास ही जाएगा, टीएल ने इसको पेमेंट करनी है। जैसे मर्जी लाइन खींचिएगा, टीएल से लायबिलिटी एक ग्रो करानी है। दोनों में से जिस मर्जी तरफ ग्रो करा दीजिएगा, वो कोई मसला नहीं। अगर आपको यह लग रहा है कि कस्टमर को वारंटी कार्ड दिया हुआ है, इधर ग्रो करा दें। अगर आपको यह लग रहा है कि एसएल से रिपेयर करा के देनी है, तो बस लाइन इसकी तरफ खींच दें। वैसे पैसों का फ्लो तो इधर ही होना है, एक तरह का पैसों का फ्लो इधर होना है, क्योंकि ये खुद रिपेयर करके देगा, पैसे इससे ले लिया करेगा सारे। तो ये अब किसकी तरफ लायबल है? एसएल की तरफ। ये हो गई अगले 4 महीने की बात। ओके, अब जहां तक ताल्लुक है 8 महीने का, तो इसकी जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये किताब, ये एसएल की किताबों में लायबिलिटी नहीं है, बल्कि किसकी किताबों में लायबिलिटी है? टीएल की किताबों में लायबिलिटी नहीं है, बल्कि किसकी किताबों में लायबिलिटी है? एसएल की किताबों में। जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं। लेकिन जहां तक बात है इसकी, तो इसकी जर्नल एंट्री होगी नेक्स्ट 4 मंथ्स की। एक्सपेंस, डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट। कितने यूनिट्स बेचे हैं? जरब 6%। कैलकुलेटर पकड़ें जरा, 12,000 6%, 720 यूनिट्स 8 महीने के अंदर नहीं आएंगे, ये 9 से 12 महीने के अंदर आएंगे। 4 महीने नहीं, 9 से 12। ये 9वें से 12वें महीने के दरमियान कभी भी आ सकते हैं। ये 8 महीने में नहीं आएंगे। ये तो यूनिट्स आएंगे। एक यूनिट कितने का रिपेयर होगा? 500 का। जमा 12,000 जरब, जरब जमा 12,000 जमा जरब 5%, जरब 2500, 3060। अच्छा, ये एंट्री होगी 4 महीने की। ये एंट्री हो गई 4 महीने की। एंट्री क्या बनी? एक्सपेंस डेबिट एंड प्रोविजन क्रेडिट। एक छोटी सी चीज देखिएगा, दिसंबर की एंड है या जून? दिसंबर वाला कौन था? जो चीजें सितंबर में बेची होंगी ना, उनके 1 2 3 4 5 6 7 8 महीने पूरे हो गए होंगे, और 9वें महीने वाली कुछ चीजें हमारे पास भी आई होंगी जिनको रिटेलर ने रिपेयर करवा के देना था मैन्युफैक्चरर से। बात करने का मकसद मेरा यह है कि कुछ शुरू वाली चीजों के 9 महीने 10 महीने पूरे हो गए होंगे, लेकिन ये जो आगे वाली चीजें हैं ना, नवंबर दिसंबर में जो हमने बेची, इनके 8 महीने हमारे साल पूरे हुए होंगे। चलिए बात एक सिंपल सी मैं बात करता हूं।
अगस्त में अगर किसी को चीज बेची तो हो सकता है वो 9वें 10वें महीने रिपेयर कराने आ गया हो, तो ये लायबिलिटी मैंने इनकर कर ली होगी, मैंने मैन्युफैक्चरर को पैसे भेज दिए होंगे। और जिसको मैंने अप्रैल में चीजें बेची है ना, वो 8 महीने तक मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा, मुझे तंग नहीं करेगा, अगले साल ये मेरे पास आ सकता है। मुझे ये बताएं कि जो मैंने प्रोविजन क्रिएट की है, इसमें से किसी 1-2 प्रोडक्ट के, 4 6 10 15 प्रोडक्ट के क्या 9 महीने हमारे साल या 10 महीने हमारे साल पूरे हुए होंगे? बिल्कुल हुए होंगे। मेरे ख्याल से जो मैंने जुलाई में बेची हैं उनके तो 8 महीने काफी जल्दी एक्सपायर हो जाएंगे, मैं एग्जैक्ट नहीं गिन रहा, उनके तो 8 महीने काफी जल्दी एक्सपायर हो जाएंगे और वो 9वें 10वें महीने मेरे पास आ गई होंगी। एक लाइन सवाल में आज नई आई है, एंड वारंटी कॉस्ट ऑफ 12 लाख हैज बीन पेड टू एसएल इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज यूनिट्स। प्रोविजन फॉर वारंटी, रीइंबर्समेंट कहां से हो गया भाई? रीइंबर्समेंट नहीं है ये, तो हम अपने आप को बस मैन्युफैक्चरर की तरफ लायबल फील कर रहे हैं। रीइंबर्समेंट तो, रीइंबर्समेंट शायद मैन्युफैक्चरर के लिए हो कि उसने कस्टमर के ऊपर खर्चा करने, मेरे से पैसे लेने हैं, मेरे लिए तो प्रोविजन की पेमेंट हो रही है। तो जो एंट्रीज IAS 12 में करते थे, एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर वारंटी क्रेडिट और प्रोविजन फॉर वारंटी डेबिट कैश क्रेडिट 1.2 मिलियन। तो 3060 जो बच्चे निकाल आते उनको भी मार्क्स मिल जाने थे, लेकिन लिख के आना था 3060 माइनस 1200। बैलेंस शीट में प्रोविजन 3060 पे नहीं जानी। अच्छा, वैसे आप मुझे ये बात आप मानते हैं कि हमारे साल जो 12,000 यूनिट बिके हैं उनमें से कुछ हमारे साल रिपेयर हो गए होंगे 9 से 12 महीने जिनके पूरे हुए होंगे, और कुछ अगर एंड पे बिके होंगे हमारे साल के, उनके भी 8 महीने शायद पूरे हुए हों, वो भी ना पूरे हों, उनके 12 महीने 9वें से 12वां तो कभी अगले साल जाके पूरे होंगे। तो क्या मुझे बताएं सारी वारंटीज ऑनर हो गई होंगी या कुछ हुई होंगी कुछ नहीं हुई होंगी? मैक्सिमम कितनी वारंटीज थी हमारी नजर में? उसमें से ऑनर कितनी हो गई? बाकी चली जाएंगी बैलेंस शीट में। अब ये कहानी है 4 महीने की, ये कहानी है, लेकिन यहां पर जनरल एंट्री तो नहीं होनी, लेकिन एक कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज होगी। तसल्ली से नोट करें। फिर 4-5 मिनट रह गए हैं, मैं सवाल दोबारा पढ़वाना चाहूंगा। मैं लाइन खींच दूं येलो, ताकि 8 महीने की कहानी इससे ऊपर हो और 12 की इससे नीचे हो। जी मैं बात करता अपना 2-3 दफा ना सवाल को पढ़ लें। अच्छा, सवाल ऐसे नहीं पढ़ना होता कि पहली 1-2 लाइन, सवाल की में पूरी डील पढ़नी होती है कि पूरी डील क्या है। पहली 1-2 लाइन पढ़ेंगे तो अधूरा कंक्लूजन होगा, पूरा पढ़ेंगे तो सही कंक्लूजन की तरफ पहुंचेंगे। एक तरीका होता है सेल पे परसेंटेज लगा के प्रोविजन निकालना,
वो अगर सेल की फिगर दे दे कि 10 मिलियन सेल है, उसकी 2% आएंगी चीजें, वो ठीक है। एक तरीका मैंने एक और क्लास में बताया था, वो सेल पे प्रोविजन लगा के नहीं होता, वो ये होते हैं मैंने इतने यूनिट बेचे, उसमें से 6% का मतलब 720 है, 720 वापस आएंगे मेरे ख्याल से, उस पर 500 रुपए मुझे खर्च करने पड़ेंगे। ये एक तरीका ये है प्रोविजन निकालने का। लेकिन याद रखिएगा सारी प्रोविजन अगले साल ही, वो अगले सवाल में कुछ और लिखा हुआ था, वो सवाल बड़ा अजीब सा था जो अगले सफे पे सवाल था, उसमें ये लिखा हुआ था इट इज एस्टिमेटेड दैट टोटल कॉस्ट ऑफ 4 and 7 वुड बी इनकर्ड इन नेक्स्ट ईयर। इसलिए इस सवाल में उसने पेमेंट दी नहीं थी मुझे, इसने कहा था ये वारंटीज ऑनरी कब होनी है, इन द नेक्स्ट ईयर, इसलिए मैंने एंट्री एक कर ली थी एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, पेमेंट कराई नहीं मैंने। इस सवाल में ऐसा नहीं लिखा हुआ। अच्छा, अब ना अधूरी बात ना पढ़ें, ये पूरी बात पढ़ें यहां से लेके यहां तक, फिर जरा देखें डील क्या है दोनों की आपस में हुई और कौन किस हद तक सिक्योर है। भाई उस टिक किधर है, इधर ही पड़ी हुई है, देखिए हाँ ये हमने प्रोडक्ट बी बेची है 12 महीने की वारंटी के, अगरचे मैन्युफैक्चरर 8 महीने की वारंटी दे चुका है और वारंटी ऑनर होनी है मैन्युफैक्चरर की तरफ से, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं अगर एसएल अपनी ऑब्लिगेशन पूरी ना करे, और अगर एसएल अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर दे, वैसे बताएं अगर एसएल अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर दे मैं रिस्पॉन्सिबल, तो फिर मुझे तो मेरी 12 महीने में से 8 महीने की वारंटी एक फॉर्मेलिटी लग रही है, मैं तो असल में उसको एक एक्सटेंडेड वारंटी देना चाहता था 9वें 10वें 11वें और 12वें महीने की। ट्राई करें जरा, दोबारा पढ़ें, मैं मान रहा हूं ये सवाल थोड़ा सा था, इसको पढ़ें अब क्या हो सकता है। मैंने 12 महीने की वारंटी दे दी है, देखने में लग रहा है मैंने 12 महीने की वारंटी दे दी है, अगरचे मैन्युफैक्चरर ने 8 महीने की दे दी है। अब सही चीजें करके मैन्युफैक्चरर ही देगा क्योंकि मुझे नहीं सही करनी आती, ताहम अब यहां से ना 8 और 12 वाली बात के अंदर कंफ्यूजन रिमूव होने लगी है। देखने में लग रहा था ये 12 महीने की लायबिलिटी बुक करे या 8 महीने की लायबिलिटी बुक करे, अजीब सी बात लग रही थी। ताहम मैन्युफैक्चरर मैं तब रिस्पॉन्सिबल होऊंगा अगर एसएल इट्स ऑब्लिगेशन सिर्फ कितने मंथ से, मैं तब लायबल होऊंगा जब वो अपने हाथ उठा ले, और इसका मतलब है अगर वो 8 महीने अपने हाथ ना उठाए तो मैं लायबल नहीं हूं, क्योंकि मैं उसको क्या करूंगा, कस्टमर को जाओ यार 8 महीने की वारंटी तो उन्होंने दी हुई, उधर जाओ। तो यहां पे 8 महीने की बात को कंक्लूड करते हैं और मैं आपको थ्योरी का सोल्यूशन लिखवा देता हूं, लिखवा नहीं बस ज़बानी सुन लें थ्योरी का सोल्यूशन। सो इन रिगार्डिंग द फर्स्ट 8 months the SL has given the warranty, therefore TL will not record any provision in his books. However, if SL fails to honor its obligation, then TL is liable. So there will be a contingent liability disclosed in the financial statements of TL for first 8 months. आगे पढ़ें आप, अगर वारंटी क्लेम अराइज हो विद इन 8 months, SL will not charge any cost to TL. So TL is very much secure in first 8 months. Again, read it. TL is very secure in first 8 months. अब पूरी डील मिला के पढ़नी पड़ेगी ना, ऊपर वाली लाइनें तो ओवरलैप कर रही हैं कि 8 और 12 दोनों की वारंटी ओवरलैप कर रही है, लेकिन इस लाइन ने देखें कितनी बड़ी सिक्योरिटी दे दी है टीएल को। आपको ये फीलिंग आ रही है, इफ वारंटी क्लेम राइज विद इन 8 months, एसएल विल नेवर चार्ज एनी कॉस्ट टू टीएल। कस्टमर को तो कभी भी चार्ज नहीं करते, नेवर चार्ज कॉस्ट का मतलब हुआ करेगा नेवर चार्ज कॉस्ट टू टीएल। कितने लोगों को लग रहा है ये टीएल अब कंफर्टेबल हो गया पहले 8 महीने के एतबार से? भाई ये लाइन भी तो थी ना एक,
तो ये दोनों लाइनें टीएल को बड़ा मजबूत कर रही हैं कि टीएल नहीं तुम लायबल, टीएल नहीं तुम लायबल, तुमने दे दी है 12 महीने की वारंटी, लेकिन तुम्हारा कुछ होना ही नहीं, तो यू आर नॉट लायबल। तो यहां से 8 महीने रिलैक्स हो गया टीएल, इसलिए 8 महीने की हमने जो लाइन बनाई है वो एसएल से कस्टमर की तरफ निकल रही है। टीएल कस्टमर की तरफ लायबल है 8 महीने इफ एसएल डिफॉल्ट, वो सवाल में नहीं लिखा हुआ, इसलिए इसको कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करेंगे। हाउएवर एसएल विल चार्ज 500। भाईजान एसएल कस्टमर को चार्ज नहीं कर सकता 500 रुपए, कस्टमर को वारंटीज चार्ज नहीं होती। वारंटीज किसको चार्ज कर सकते हैं? अब टीएल को ही कर सकते हैं। वारंटी का मतलब होता है कस्टमर की जेब से 1 रुपया नहीं जाना। तो एसएल चार्ज टू होम? टीएल ऑब्वियसली। और ऊपर से देखे ना, वारंटी वैसे करके भी सही देनी चीजें एसएल ने है, तो चीजें सही किसने करके देनी है? नहीं, मेन्यू। अब अगर चीजें मैन्युफैक्चरर ने सही करके देनी है तो ये 500 रुपए फिर किससे ले रहा है? नहीं, सोच के बताए ना, ये 500 रुपए किससे ले रहा होगा? कस्टमर से ले रहा होगा। कस्टमर कहेगा फिर वारंटी क्यों दी हुई थी? कस्टमर जाके रिटेलर से लड़ेगा कि तूने मुझे वारंटी दी थी और लोग मेरे से पैसे ले रहे हैं। ये किससे चार्ज करेगा? जरा सोच के बताएं। हाउएवर एसएल विल चार्ज टीएल से। और आगे एक लाइन भी लिखी हुई थी, एंड वारंटी कॉस्ट ऑफ 1.2 हैज बीन पेड टू एसएल, और हमने दे भी दिए हैं, टीएल ने उसको दे भी दिए हैं पैसे। तो यहां से भी मिला के पढ़ सकते थे, लेकिन यही बात क्लियर हो रही थी, कस्टमर को कभी भी वारंटी के पैसे चार्ज नहीं होंगे। अच्छा, फॉर अ माइनर, मॉडरेट एंड मेजर डिफेक्ट रिस्पेक्टिवली इन ईच यूनिट इफ द डिफेक्ट अराइजेस इन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ 4 months, बट दिस ऑफर इज ओनली बाय। इसलिए टोटली हमने एसएल को रिलैक्स कर दिया, और टीएल ने अब जो भी खर्चा आएगा एसएल का, वो टीएल ने किसको देना है? एसएल को। ये बात तो क्लियर है? कहां से पता चला? इफ वारंटी क्लेम, सॉरी, हाउएवर एसएल चार्जेस इतने 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 इफ डिफेक्ट अराइज इन द नेक्स्ट 4 months, और आगे प्रोबेबिलिटीज लिखी हुई हैं। डन? अच्छा, तो इसमें तो लिखाएंगे देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू अ पास्ट इवेंट व्हिच इन केसेस ऑफ सेल ऑफ मोबाइल्स, देयरफॉर सेल ऑफ जो भी चीजें, देयरफॉर अ प्रोविजन वुड बी initially recorded at 3060, however after payment of 1200 the balance sheet will only show a provision of 3060 minus 1200। अच्छा, एक मिनट, अब मंडे की क्लास में ना, ये मैंने आज आपको सवाल करवाना था। मंडे की क्लास में इंशाल्लाह इस सवाल से ना, एक मिनट भाई, बस फ्री कर रहा हूं। मंडे की क्लास में इस सवाल के साथ हम मिला के पढ़ेंगे इस सवाल को, ताकि यहां से भी क्लियर हो जाए। देखिएगा इधर, ये सारा सवाल पढ़िएगा। 1 year वारंटी, डिफेक्ट अराइज इन फर्स्ट 6 months, नेक्स्ट 6 months, सारा पढ़ने के बाद ना यहां रुक जाइएगा, यहां रुक जाइएगा। इधर देख लेना, ये कौन क्यों बातें करेंगे। यहां रुक जाइएगा। यहां रुकने के बाद टोटल रिपेयर कॉस्ट फॉर 6 months incurred by WOL were 36 of 27 million has been recovered and KT has claimed 7 from WOL। ये मैं आपको बताऊंगा, ये पेमेंट्स की बात हो रही है, ये पेमेंट्स हैं, पेमेंट्स को बाद में देखेंगे। यहां से ऊपर आप प्रोविजन निकाल दीजिएगा। जैसे भी 1.2 की पेमेंट थी ना, वो पेमेंट सेंड पे पड़ी हुई है सवाल की, यहां से ऊपर क्या निकलेगी? प्रोविजन। तो इसको जरा ट्राई करके आइएगा सवाल को, अगर प्रोविजन तक की भी फिगर आप निकाल आए ना तो काफी होगी, पेमेंट के कोई 1-2 नंबर होंगे। तो ये सवाल मैं आपको होमवर्क में डाल दूंगा, और होमवर्क तो आपको कोई देना नहीं। क्वेश्चन 25 का 4। तो इंशाल्लाह मंडे को याद कराएं, मंडे को उस एडजस्टमेंट को भी दोबारा रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह। दोबारा रिवाइज, पता नहीं कौन सी उर्दू अंग्रेजी बोलते हैं।